हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन। तो 1857 ईस्वी के बाद भारत में जो ब्रिटिश नीतियां थी, जो प्रशासन था, किस तरह से था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह अध्याय 40 है। तो देखिए, बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हो जाता है, जिसके अंतर्गत भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1858 ईस्वी का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी की जो घोषणा थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पास किया, एक एक्ट पास किया, और इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में दे दिया। और उस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भारत राज सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो भारत सरकार का उत्तरदायित्व संभालता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए सर्वोच्च सत्ता बन गई। याद रखिएगा, भारत का प्रथम राज सचिव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड बना। कौन बना? चार्ल्स वुड। भारत के गवर्नर जनरल को जो है अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ है राज मुकुट का प्रतिनिधि, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। महारानी विक्टोरिया ने एक राजाज्ञा जारी की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और उसमें महारानी की राजाज्ञा पढ़कर जो है सुनाई, जिसमें घोषणा किया गया था कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज में एक नए क्षेत्र जो है शामिल, मतलब अब जो है अंग्रेजी राज में नए क्षेत्र को शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से इस राजाज्ञा में चीजों को जो उल्लेख किया गया। घोषणा में यह भी दावा किया गया कि लोगों के पुराने अधिकारों और रीति रिवाजों को जो है उचित सम्मान दिया जाएगा तथा न्याय और प्रशासनिक सेवाओं में उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाई जाएगी। जहां एक ओर यह घोषित किया गया कि राजाओं को सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मध्य वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोलने का भी आश्वासन प्रदान किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है समाप्त कर दिया गया, जिससे 1784 ईस्वी में भारत में चल रहा दोहरा नियंत्रण जो है समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटेन के हितों के सामने जो है भारत के हित और अधिक जो है गौण हो गए, मतलब नामात्र के रह गए। तो 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटेन के हितों के सामने जो भारत का हित था, भारत का जो कह सकते हैं कि भलाई था, वो अधिक गौण हो गया, कम हो गया। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर गए थे। विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर अगर बात करें तो अफ्रीका में, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से भी संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए भारत का इस्तेमाल किया जा रहा था। विश्व के अन्य भागों में अगर बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीय साधनों का उपयोग किया गया। भारतीय जो रिसोर्सेस थे, इनको ज्यादा जो है इनका दोहन किया गया। अन्य देशों के साथ युद्धों में भी जो वार हुआ, इस युद्ध में भी ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संसाधनों का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया, शोषण किया गया, जिससे भारी मात्रा में भारत से जो है क्या हुआ, भारत ऋणी हो गया, व्यय यहां पे ज्यादा हुआ। इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण कैसे होता था? देखिए, भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो भारत सचिव था, भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी इसको सौंप दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण किस तरह से कायम किया गया था। भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य, इन 15 सदस्यों में से 8 क्राउन और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो इन 15 सदस्यों में से 8 क्राउन के द्वारा और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए थे। 1857 ईस्वी तक गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था।
1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क जो है स्थापित हो गया। याद रखिएगा, टेलीग्राफ जो संपर्क है कब स्थापित हुआ, तो 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच। इससे संचार व्यवस्था सुगम हो गई, आसान हो गया और भारत सरकार और भारत सचिव के मध्य दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। भाप के इंजन, जो भाप के इंजन थे, भाप से चलने वाला जो इंजन था, इन इंजनों से चलने वाले जहाजों ने इंग्लैंड और भारत के बीच की यात्रा का समय कम कर दिया, यात्रा जो है और सुगम बना दिया। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए। तो जो स्वेज नहर था ये खुल गया और इससे क्या हुआ, भूमध्य सागर और लाल सागर जो था एक दूसरे से जुड़ गया। इससे इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी जो है अत्यधिक कम हो गई। अब भारत सचिव को भारत के बारे में अद्यतन सूचनाएं मिलने लगी, संचार व्यवस्था कायम हो गया। तो जो भी भारत की सूचनाएं थी अब भारत सचिव को मिलने लगा भारत के बारे में। भारत का प्रशासन अब उसकी प्रत्यक्ष देखरेख में आ गया। भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं था। यहां तक कि भारत का जो गवर्नर जनरल था यह भी व्यवहार में महज एक प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता था। ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट यानी स्वदेश सरकार कहा जाने लगा। भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करने लगे। देखिए, इसके बाद भारत सरकार के बारे में अगर बात करें तो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में थे। जो नीतियां थी, नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में थी। परिषद में गवर्नर जनरल, 4 सामान्य सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे, जिसे कार्यकारी परिषद भी कहा जाता था। कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 6 सदस्य मतलब कि और थे। और 1861 ईस्वी में बने एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़कर जो है या बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य विधिवेता होता था। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था। ये भारतीय प्राय राजा, जमींदार या धनी व्यापारी होते थे। विधान परिषद के द्वारा कानून बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित थे, कम था, मतलब जो अधिकार था वो नामात्र के था। काउंसिल के सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 1861 ईस्वी के कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद देखती थी। प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषदें बनाई गई। ऐसी प्रांतीय विधान परिषदों में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 4 से 8 सदस्य अतिरिक्त होते थे। इन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक सीमित थे। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया और इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इस कानून ने कुछ सदस्यों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दे दी। विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार दे दिया गया। विधान परिषदों की स्थापना के बाद भी सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा और उसमें वृद्धि करना था। भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों, बगान मालिकों, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आदि के हितों की रक्षा की। भारत सरकार के संचालन में भारतीय जनता का कोई दखल नहीं था, न ही भारत सरकार उसके हितों का कोई ध्यान रखती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उच्च वर्ग का ही ज्यादा वैल्यू होता था। इसके बाद स्थानीय स्वशासन के बारे में अगर बात करें तो 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन हुआ। 1850 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मदें निर्धारित की गई।
यहां पे याद रखिएगा, रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया तथा इसे हस्तांतरित विषय जो है माना गया। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था निष्क्रिय हो गई थी। स्थानीय महत्व के मामलों जैसे सफाई, सड़कों पर प्रकाश यानी रोड लाइट, पेयजल की आपूर्ति आदि पर बहुत कम ध्यान दिया गया। 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएं बनने लगी। इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया। इसके बाद वित्तीय प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सन 1857 ईस्वी के पश्चात वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। बजट में सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का और विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अनुमानित जो ब्यौरा था यह प्रस्तुत किया जाता था। सरकारी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, कोई नियम नहीं था। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था प्रारंभ की गई तथा प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। सन 1860 ईस्वी में विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया और बजट प्रस्तुत किया गया। विल्सन के द्वारा, याद रखिएगा, 1860 में। डाकघरों, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य बांटा गया। सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। अफीम एवं नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। देखिए, अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटी नामक कर लगाया गया था। व्यापारिक लेन देन पर जो है ऐसी ही मुद्रांक शुल्क जो है लगाए गए। स्थानीय उद्योगों के विकास, इसलिए विदेशों से आयातित वस्तुओं पर चुंगी लगाई जाती थी। चुंगी लगाने के कारण इंग्लैंड में उत्पादित वस्तु की विशेषकर सूती कपड़े की बिक्री पर नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता था। ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण 1882 ईस्वी में चुंगी समाप्त कर दी गई, परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1897 ईस्वी में इन्हें इस चुंगी को पुनः लगा दी गई और 1860 ईस्वी में आयकर भी लगाया गया, परंतु बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सेना का पुनर्गठन, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से हुआ। विद्रोह पुनः न हो इसलिए जो है सेना का पुनर्गठन किया गया। विद्रोह को रोकने के लिए सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं। प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक कंपनी के द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियां तथा ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को जो है मिला दिया गया। 1859 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की समस्त सेना को एक सेना अध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बाद में इसे बढ़ाकर 5:2 कर दिया गया। यह व्यवस्था जो है 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होने तक कायम रही। अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। विभिन्न जातियों, क्षेत्रीयताओं आदि के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया। अंग्रेजों ने अपनी भारतीय सेना का उपयोग भारत पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए भी किया। इसके बाद सिविल सर्विस 1858 ईस्वी के बाद जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1853 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 1853 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान हुआ। 1859 ईस्वी में परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम जो आयु था कम करके 22 वर्ष कर दी गई, जिसे घटाकर 1877 ईस्वी में लीटर ने 19 वर्ष कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने घटाया था? लीटर ने। लॉर्ड डफरी ने 1886 ईस्वी में चार्ल्स एंचिसन के अधीन सिविल सेवा पर जो है एक कमीशन का गठन किया।
इसे एचिंसन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसे प्रांतीय सिविल सेवा की जो है अनुशंसा की। इसने प्रांतीय सिविल सेवा की अनुशंसा की। 1853 ईस्वी से सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होने लगी थी। यह परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी तथा परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में होती थी। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। 1912 में सिविल सेवा पर लिंकन कमीशन का गठन किया गया। जो 1912 है, 1912 में सिविल सेवा पर किस कमीशन का गठन किया गया? लिंकन। इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली के अधीन रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की। 1925 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महारानी की घोषणा में कहा गया था कि सिविल सर्विस में प्रवेश पाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे, परंतु वास्तव में सिविल सर्विस पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार बना रहा। कई गवर्नर जनरलों ने यहां तक सुझाव दिया था कि भारतीयों को उच्च पदों की नौकरी नहीं दी जाए। शिक्षित भारतीयों के द्वारा मांग की गई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु की सीमा बढ़ाई जाए तथा यह परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर एक साथ हो, परंतु ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरलों सहित बड़े अंग्रेज अफसर भारतीयों को पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि शिक्षित भारतीय अपने को अंग्रेजों के बराबर समझें। विदेशी शासन की सभी जगह जो है यह एक विशेषता होती है। विदेशी शासन की सभी जगह यह एक विशेषता होती है कि विदेशी शासक स्थानीय जनता से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, वह स्वयं को उन पर जो है शासन का अधिकार मानते हैं। देखिए, सरकार की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में ब्रिटिश सिविल सर्विस के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण वे अपने अनुसार नीतियां बनाते थे। 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल रिपन के समय में एक विधेयक पेश किया गया जिसके जरिए भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच एक कह सकते हैं कि जो भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच का जो भेद था वो समाप्त कर दिया गया, भेदभाव को हटा दिया गया। इसे इल्बर्ट विधेयक कहते हैं। इसे इल्बर्ट विधेयक कहते हैं, याद रखिएगा। इस विधेयक में क्या कहा गया? इस विधेयक में कहा गया कि भारतीय जज भी, यानी मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। सिविल सर्विस के लोगों ने और यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का जो है पुरजोर विरोध किया तथा विवश होकर सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। सन 1879 ईस्वी में एक नई प्रशासनिक सेवा आयोग बना जिसमें प्रत्येक वर्ष कुछ भारतीय भर्ती किए जा सकते थे, परंतु नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती थी। इस सेवा के लिए उन भारतीय परिवारों से भर्ती की जाती थी जिन्हें अंग्रेज अच्छा समझते थे। भर्ती समाज के उन उच्च वर्गों से की जाती थी जो ब्रिटिश शासक के समर्थक थे। 1886 ईस्वी के बाद अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी। उनमें से एक पुरानी सिविल सर्विस थी जिसे इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस का नाम दिया गया। प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी, इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिए गए, जैसे बंगाल सिविल सर्विस। इसका अतिरिक्त पेशेवर कामों के लिए भी सेवा का गठन हुआ, जैसे कि एजुकेशनल सर्विस, शिक्षा सेवा। इसके बाद भारतीय राजाओं के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। महारानी की घोषणा में वादा किया गया कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया जाएगा, भारतीय राजाओं के अधिकारों का और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाएगा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया। अनेक जागीरदारों को राजा का दर्जा दिया गया। भारत में उस समय 562 रजवाड़े थे। कितने? 562। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखिए, इनमें से कई राज्य बहुत छोटे थे। कुछ का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर था तथा आबादी 100 लोगों से भी कम थी। कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े राज्य थे जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन के बराबर थे। 1857 ईस्वी के बाद भारत 2 वर्गों में जो है बढ़ गया। एक ब्रिटिश भारत जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करती थी, और दूसरा भारतीय राज्य जिन पर भारतीय राजा जो है शासन करते थे। 1857 ईस्वी के पूर्व में अगर बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राज्यों के बीच के संबंध इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म के थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे।
देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सार है ही, सार संग्रह है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1858 ईस्वी के पश्चात अगर बात करें तो संबंध जो है, मतलब जो रिलेशन है वो बदल गया। जहां एक तरफ यह वादा किया गया कि उन पर कब्जा यानी राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया। तो ये जो संबंध है, रिलेशन जो है, अब यहाँ पे चेंज हो जाता है। भारतीय राज्यों को प्रभु सत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था और भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी, सर्वोपरि थी। भारत में ब्रिटिश प्रभु सत्ता जो है 1876 ईस्वी के एक एक्ट में, एक अधिनियम में जो है स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की समाग्री की पदवी जो है वो धारण की। भारत की समाग्री। जिस समय भारत के अनेक क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राज दरबार यानी इंपीरियल असेंबली का आयोजन किया गया। दरबार में शामिल हुए राजाओं ने अपने वैभव का, अपने मतलब कि धन दौलत का अत्यधिक प्रदर्शन किया। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत की सामग्री की पदवी धारण करने की भी घोषणा की गई। भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता कायम हो जाने पर भारतीय राजाओं की शक्ति और प्रभुसत्ता जो है घट गई। भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाह्य संकटों से बचाने की जिम्मेदारी अब ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार को भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का असीम अधिकार मिल गया, इंटरफेयर कर सकता था, अधिकार ज्यादा हो गया। राज्य के उत्तराधिकार के प्रत्येक मामले में ब्रिटिश राज सत्ता या भारत में उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया। उत्तराधिकार से संबंधित विवादों का निपटारा ब्रिटिश सरकार करती थी। भारतीय राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी, देश विदेश में इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित ये नहीं कर सकते थे भारतीय। गवर्नर जनरल कर्जन ने भारतीय राजाओं को बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं के द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी निश्चित कर दी, सीमित कर दी। राज्यों की ये सेनाएं अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में थी। इन राज्य के लोग यदि किसी अन्य देश की यात्रा करते या वहां निवास करते तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा जो है माना जाता था। और इसके अतिरिक्त इन राज्यों की रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। और इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। भारतीय राज्यों से ब्रिटिश शासन को अब कोई खतरा नहीं रहा, उल्टे वे ब्रिटिश शासन के जो है समर्थक बन गए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार किए जाने का अब भय नहीं रह गया। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता जो है स्वीकार कर ली। ठीक है, अब वे जो है अपने लोगों के आंतरिक विद्रोह से भी सुरक्षित थे, क्योंकि उनके लोगों के द्वारा विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करती थी। अधिकांश राजा अपने राज को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे तथा अपने लोगों की स्थिति सुधारने का वो कोई प्रयत्न नहीं करते थे, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं था। वे बड़े विलासिता पूर्वक रहते थे, मतलब कि भोग विलास का जीवन जो है व्यतीत करते थे, तथा प्रशासन के कार्यों पर वो बहुत कम ध्यान देते थे। कुछ राज्यों में प्रशासन इतना अधिक बिगड़ गया कि ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रिटिश भारत में प्रशासन और कानून की व्यवस्था एक रूप थी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इन राज्यों को बनाए रखा। फूट डालो और शासन करो की जो ब्रिटिश नीति है, फूट डालो और शासन करो की जो ब्रिटिश नीति है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है किस तरह से यह नीति काम करता था। साम्राज्यवादी देश विजित देश की जनता में फूट डालकर अपने शासन को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। जनता में मौजूद मतभेदों का लाभ उठाया जाता है। एक समुदाय को दूसरे से लड़ाकर या एक के विरुद्ध दूसरे को समर्थन देकर नए मतभेद पैदा किए जाते हैं। अंग्रेज अपने शासन को राजाओं और जमींदारों के सहयोग से जो है मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे थे। देश के अनेक भागों में नई भूमि व्यवस्थाओं के अंतर्गत जमींदारी समाप्त हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के बाद अवध में तालुकदारों को जमीन वापस कर दिया गया और अंग्रेजों ने जमींदारों के पुत्रों को जो है नौकरियां दी और इस प्रकार शिक्षित भारतीयों के साथ मतभेद कम हो गया। भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति ने भारतीय जनता को दो समुदायों, भारतीय राज्यों की जनता और ब्रिटिश भारत की जनता में बांट दिया। इन्हें दो समुदायों में बांट दिया। सैनिक प्रशासन में भी यह नीति जो है अपनाई गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़े थे। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई।
अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना क्योंकि उन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी समझा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरियां देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। ठीक है, भेदभाव क्यों किया गया कि वे जो है उन्हें वे शत्रु मानते थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना क्योंकि उन्हें 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी समझा गया था। अंग्रेजों ने इतिहास की अपनी पुस्तकों में यह दिखाने की कोशिश की है कि मुसलमानों ने हिंदुओं का जो है दमन किया, इसीलिए हिंदुओं का हित इसी में है कि वे ब्रिटिश शासन का समर्थन करें, और बाद में उन्हें अपनी मुस्लिम विरोधी नीति बदल दी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपनी मुस्लिम विरोधी जो नीति थी बदल दी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के विरुद्ध उच्च वर्गीय मुसलमानों को जो है सुविधाएं देना शुरू कर दी। देखिए किस तरह से जो है फूट डालो राज करो की नीति को जो है यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, प्रारंभ किया। मतलब कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे अगर बात करें तो उन्होंने उच्च वर्गीय मुसलमानों को हिंदू थे इनके विरुद्ध जो है इन्हें वो सभी सुविधाएं देना शुरू कर दिया जो उच्च वर्ग के हिंदुओं को दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश नीति का उद्देश्य वही रहा, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना। इसके बाद अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति जो नीति है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत सरकार की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार की विदेश नीति का अंग थी। 19वीं सदी का उत्तरार्ध साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। उपनिवेशों के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई थी। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी युद्ध में तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय साधनों और भारतीय सैनिकों का उपयोग किया। 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए, मतलब कि ज्यादा जो है सक्रिय हो गए। रूसी विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वे सोचते थे, क्या सोचते थे, वे सोचते थे कि अफगानिस्तान में पैर जमाने के बाद मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में उन्हें आसानी होगी। अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद एक योग्य शासक था। अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी। इसने दोस्त मोहम्मद की सेना को हराया तथा उसके एक विरोधी को जो है गद्दी पर बिठाया। साथ ही दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर भारत लाया गया। अफगानिस्तान में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह हुए, इसीलिए दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी देनी पड़ी और अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इस लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा उनके हजारों सैनिक जो है अंग्रेजों के हजारों सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति जो है अपनाई। समय है 1878 ईस्वी का। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इस बार भी वे अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम नहीं कर पाए। यहां तक कि वहां अपना रेजिडेंट भी वे नहीं रख पाए, परंतु अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 40 साल बाद अफगानिस्तान के नए शासक ने ब्रिटिश भारत के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया तथा 1921 ईस्वी में अपने देश को पूर्णतः स्वतंत्र करा लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र के कबीले के विद्रोहों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रायः जो है फौज भेजनी पड़ती थी। सीमावर्ती क्षेत्रों को पंजाब से पृथक करके एक उत्तर पश्चिमी सीमा जो है प्रांत बना, मतलब कि कह सकते बना दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत याद रखिएगा। सीमावर्ती क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने रेल लाइनें और सड़कें बनवाई। सीमावर्ती क्षेत्रों के आजादी जो था वो आजादी पसंद लोगों को पूरे नियंत्रण में रखने के लिए, जो आजादी को पसंद करते थे, इन लोगों को पूरे नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों ने आतंकित करने के तरीके अपनाए। उन्हें मतलब कि बहुत ज्यादा जो है कष्ट प्रदान करने के लिए तरीके अपनाए। उन्हें आक्रोशित करने के लिए जो है उन्हें मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के अनेक तरीकों को अपनाया और विमानों से उन पर बमबारी की, लेकिन उन्हें इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली। बर्मा के राजा ने असम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने 1824 से 26 ईस्वी में बर्मा के साथ युद्ध कर जो असम पर पुनः अधिकार कर लिया। उसी समय अंग्रेजों ने बर्मा के कुछ इलाकों पर भी अधिकार कर लिया तथा बर्मा में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया। 1852 ईस्वी में अंग्रेजों ने बर्मा पर पुनः हमला किया और बर्मा के सभी तटवर्ती प्रांत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंग बन गए। इस बीच फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और 1880 के दशक में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शासन जो है स्थापित कर लिया था तथा उन्होंने उत्तरी बर्मा पर जो है प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज जो थे वो भयभीत हो गए थे, डर गए थे। उन्होंने बर्मा के राजा से कहा कि वह बर्मा की विदेश नीति पर उनका नियंत्रण स्वीकार कर ले और अपनी राजधानी मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे। बर्मा ने इस मांग को ठुकरा दिया, इनके मांग को जो है नकार दिया। तो अंग्रेजों ने 1885 ईस्वी में बर्मा पर जो है हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। बर्मा के लोगों ने अनेक वर्षों तक ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लेकिन अंततः बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक जो है प्रांत बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार क्या हुआ कि 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में अनेक परिवर्तन हुए, चेंजेज हुए। भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण जो है स्थापित हो गया और इंग्लैंड अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत पर शासन जो है करता रहा। 1857 का अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस अधिनियम क्या था, इसके बारे में 2-3 लाइन देख लेते हैं। 1857 का लाइसेंस अधिनियम जो है 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से जो है लागू कर दी गई। लाइसेंस अधिनियम फिर से लागू कर दी गई और इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के मुद्रणालय स्थापित नहीं किया जा सकता था। सरकार लाइसेंस को रद्द भी कर सकती थी। यह संकटकालीन अधिनियम था, अतः 1 वर्ष बाद इसे समाप्त कर दिया गया और इसे समाप्त होने पर जो है मेटकॉप के द्वारा बनाए गए नियम ही चलते रहे। इसके बाद पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867, ये क्या था? तो इस अधिनियम के द्वारा प्रेस और समाचार पत्रों को प्रतिबंधित न करके उन्हें नियमित यानी रेगुलेट किया गया। यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम अवश्य उल्लेखित हो। यानी जो मतलब कि जो समाचार पत्र था इस पर जो है मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान अंकित हो। इसका अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की 1 प्रति सरकार को निःशुल्क देनी आवश्यक थी। वहाबी विद्रोह से जुड़े लोगों के द्वारा सरकार विरोधी लेखों से जो है निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में 124 ए जोड़ दी, जिसे राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन निर्वासन व जुर्माने की व्यवस्था जो है की गई। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा की थी वो कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। सेकंड प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है आरंभ की गई? किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आर्थिक जीवन में परिवर्तन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका समय होगा 1858 से 1947 ईस्वी के बीच। किस तरह से परिवर्तन हुआ आर्थिक जीवन में, सभी को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रत्येक पॉइंट को डील करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में, चैनल पे जो है उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।